मूविंग ऑन टू द 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, इससे पहले आपको देखो, अभी आपके दिमाग में मैंने 3 बातें तो उतार दी। क्या उतार दी भाई? रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अच्छा, हम्म। अब जरा ये आशय, ये ना आपको एक ओवरऑल फ्रेमवर्क समझाने के लिए था। इससे पहले कि आप रिकॉर्डिंग करो, इससे पहले कि आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सको, उसकी डबल एंटिटी अकाउंट और ट्रायल बैलेंस बना सको, आपको ट्रांजेक्शन्स को क्या करना आना चाहिए? क्लासिफाई करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्लासिफाई। क्लासिफाई। क्लासिफाई से क्या मुराद है? क्लासिफाई से मुराद ये है आशिक कि आपने एक ट्रांजेक्शन पढ़ी और आप उस ट्रांजेक्शन को पढ़ के ये गेज कर सको या ये एनालाइज कर सको कि ये बिजनेस की किन चीजों को इम्पैक्ट करेगी। तो उसके लिए, इस क्लासिफिकेशन को सीखने के लिए हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ने हैं 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर हमारे पास क्या आते हैं? जिसके अंदर हमारे पास एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, ये मोस्ट गलत लिखा हुआ यहाँ नहीं है, एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड लास्ट में रेवेन्यू, जिसको हम लोग कंबाइंड करके अक्सर ALCER अल्सर भी कहते हैं। ALCER अल्सर कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम लोग 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, which can be referred to as अल्सर, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। तो स्टार्ट करते हैं एसेट से। अच्छा आशीष, इससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताऊं एसेट क्या होता है, तुम मुझे कुछ बताना चाहोगे? जैसे मेरे नजदीक एसेट ये चीज होती है, या मेरे नजदीक मुझे लगता है मेरी एसेट्स के रिलेटेड ये, जो क्योंकि एक एसेट एक ऐसा वर्ड है जो कि कभी कभार डे टू डे कन्वर्सेशन में भी यूज हो जाता है। तो एनी हम्म। आइडिया व्हाट एन एसेट इज? समथिंग अ बिजनेस और इंडिविजुअल ओन्स। ये बात तुमने जो कर दी ना, बिल्कुल सही बात कर दी। और ये बात अब आज अपने दिमाग से ना इस क्लास के बाद क्लियर करके जाना। जो बच्चा ये बात बोलते ना कि समथिंग एन इंडिविजुअल और बिजनेस ओन्स, तो बस अब ये तुमने बात थोड़ी सी गलत करी है, लेकिन इसको आज तुमने गलत कर दिया, तो अब होपफुली तुम इस बात को याद रखोगे। अच्छा सर, मैंने क्या गलत बात करी? अब तुम बोलोगे सर मैंने गलत तो कुछ नहीं कहा। तो जरा सुनना आशिक, तुम्हारी डेफिनेशन, चलो पहले तुम्हारी डेफिनेशन लेते हैं, ठीक है? तुम्हारी डेफिनेशन है एनी रिसोर्स का था या एनीथिंग का था? आपने एनीथिंग, एनीथिंग। anything that a business uh, owns. I should just हम्म। give me a minute. Azan हो गया फिर। ओके।
अच्छा, कमिंग बैक, हम डेफिनेशन लिख रहे थे जो आपने बताई थी, एसेट इज एनीथिंग दैट अ बिजनेस और इंडिविजुअल ओन्स, यही हम्म। डेफिनेशन थी आशिफ? हाँ। ठीक है, अब जरा इसको रेक्टिफाई करते हैं। अब जरा मैं आपको बहुत ही सिंपल आसान लफ्जों में अगर डे टू डे लाइफ में बताऊं, आपने कार लीजिंग या हाउस लीजिंग का कॉन्सेप्ट सुना होगा, जिसमें आपको बैंक्स जो है वो गाड़ी लेके दिलाता है, गाड़ी लेके देता है, और क्या कहते हैं, ओनरशिप तो बैंक के पास रहती है, लेकिन गाड़ी आप इस्तेमाल कर रहे होते हो, ऐसा ही है? हम्म। होता नहीं होता है? और फिर आप बैंक को हर महीने कुछ ना कुछ इंस्टॉलमेंट दे रहे होते हो, और एट द एंड ऑफ इंस्टॉलमेंट बैंक जो है, जैसे ही आप सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देते हो, गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफर कर देते हो। एंड सो गोस फॉर हाउसेज एज वेल। आप अगर हाउस लोन एक बैंक से लेते हो तो वो पहले हाउस आपको खरीद के दे देता है, लेकिन नाम पे बैंक के होता है, फिर आप उसको मंथली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हो, एंड एट द एंड ऑफ इंस्टॉलमेंट्स बैंक क्या करता है, बैंक वो हाउस आपके नाम पे ट्रांसफर कर देता है। तो अब ड्यूरिंग द टाइम पीरियड आशिर, जब तक वो हाउस या वो गाड़ी, जब तक वो बैंक की नाम पे है, तो जाहिर सी बात है ओनर तो बैंक ही काउंट होगा ना, तुम तो अभी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, लेकिन इस्तेमाल कौन कर रहा है? बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं या तुम इस्तेमाल कर रहे हो? मैं इस्तेमाल कर। तुम इस्तेमाल कर रहे हो। तो अब अगर तुम्हारी वाली डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए, एनीथिंग दैट अ बिजनेस और इंडिविजुअल ओन्स, तो गाड़ी अगर जो तुमने निकलवाई भी है लीज फाइनेंसिंग के ऊपर, वो तो फिर तुम्हारा एसेट नहीं हुआ, लेकिन इस्तेमाल तो हम्म। तुम ही कर रहे हो। तो अब इस चीज को याद रखना, अब इसकी हम सही डेफिनेशन लिख लेते हैं। जरूरी नहीं है कि जो बिजनेस चीज ओन करता है वही उसका एसेट हो। एन एसेट इज अ रिसोर्स, एन एसेट इज अ रिसोर्स दैट अ बिजनेस owns और ओज। क्या लिखा मैंने? ओन्स और ओज। ओन का मतलब कि हो सकता है वो उस एसेट को ओन करता हो, उसकी अपनी ओनरशिप हो, लेकिन क्या पता वो उस एसेट को ओ करता हो। ओ करने से मुराद ये है कि उसने उधार पे वो एसेट, जैसे कि मैंने आपको कार फाइनेंसिंग या हाउस फाइनेंसिंग की बात की, तो व्हाट यू हैव डन कि आपने उधार लिया हुआ है बैंक से, और आप उस उधार की जो है बेसिकली क्या कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हो, ओनरशिप आपके पास नहीं है। सो यू बेसिकली आर लिविंग इन अ हाउस जिसके आपका ओनरशिप इंटाइटलमेंट नहीं है, लेकिन सिंस, इस बात को समझना आशिर, सिंस कंट्रोल किसके पास है, उस एसेट को इस्तेमाल कौन कर रहा है, यहाँ पे कंट्रोल का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उस एसेट को बैंक कंट्रोल कर रहा है? नहीं। आपकी गाड़ी आप आज शहर के अंदर हो, कल शहर से बाहर लेके चले जाओ, कोई मसला नहीं है। आप अपने घर में रात के 4 बजे सो, मेहमानों को बुलाओ, जो चाहो करो, उसको रेंट पे दे दो, बैंक को कोई मसला नहीं है। सो अगर कंट्रोल बिजनेस के पास है या इंडिविजुअल के पास है, तो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो एसिड जो है वो बिजनेस ओन करता है या ओ करता है, इट विल स्टिल बी क्लासिफाइड एज एन एसेट। अच्छा सर, फिर जो रिमेनिंग उधार की अमाउंट था उसका क्या करेंगे? भाई उसको आप सेपरेटली एज अ लाइबिलिटी दिखाओगे, और लाइबिलिटी की डिस्कशन अभी बस हमारी एसिड के बाद आने ही वाली है। तो क्या बात याद रखनी है आज के बाद आशिर? एसिड इज नॉट जस्ट समथिंग विच यू ओन, एन एसिड इज अ रिसोर्स। और मैं रिसोर्स को भी यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। रिसोर्स का मतलब है फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर expected to arise expected to arise from which future economic benefits are expected to arise or to flow to the company। इस बात का मतलब क्या है कि रिसोर्स कोई भी एक ऐसी चीज हो सकती है जिससे बिजनेस को क्या मिलने वाला हो, बिजनेस को फ्यूचर में या प्रेजेंटली, जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में ही फायदा मिले, हो सकता है प्रेजेंटली भी फायदा मिल रहा हो। फ्यूचर का वर्ड हम इसलिए कहते हैं कि उसको कंटिन्यूस उससे फायदा मिलता रहेगा। तो हमने जो अभी दो हम्म। एग्जाम्पल मैंने आपको दी, एक मैंने एग्जाम्पल दी गाड़ी की, गाड़ी को क्या हम रिसोर्स कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं। क्या इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल भी रहा है, और फ्यूचर में भी मिलता रहेगा। क्या हम जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं उसको एसेट कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, बिकॉज इट इज अगेन अ रिसोर्स जिससे हमारे पास फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हम लोग फायदा उठाते रहेंगे। तो आसान लफ्जों में इसको हम ये कह सकते हैं कि जिस भी चीज से हमें फायदा हासिल हो रहा हो एज अ बिजनेस और इवन एज एन इंडिविजुअल, वो चीज हमारे लिए क्या है? वो चीज हमारे लिए
एसेट है। तो गाड़ी उसकी एक एग्जांपल हो गई, बिल्डिंग्स उसकी एक एग्जांपल हो गई। इसके अलावा अगर कोई मशीनरी है जो कि मशीनरी में बिजनेस में इस्तेमाल कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन के लिए, गुड्स की प्रोडक्शन के लिए, तो वो मशीनरी भी आपकी एक रिसोर्स में काउंट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर लेट से कोई इक्विपमेंट पड़ा हुआ है जो कि अगेन मेरी प्रोडक्शन प्रोसेस में मेरी मदद कर रहा है, तो वो भी बिजनेस की एक रिसोर्स काउंट हो जाएगी। मेरे पास लेट से मैंने इन्वेस्टमेंट के तौर पे गोल्ड रखा हुआ है, तो वो भी एक मेरी रिसोर्स में काउंट होगी। सिमिलरली अगर मेरे बैंक के अंदर कोई पैसा पड़ा हुआ है या कैश की फॉर्म में मेरे घर पे कुछ पैसे पड़े हुए हैं या बिजनेस के ऑफिस में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, तो वो भी उससे भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बिजनेस जब चाहे उस पैसे को इस्तेमाल करके जो भी बेनिफिट चाहे हासिल कर सकता है। तो दैट विल अगेन बी क्लासिफाइड एज एन एसेट। सो एन एसेट इज अ रिसोर्स दैट अ बिजनेस ओन्स और ओज, जहां पे रिसोर्स का मतलब क्या है, रिसोर्स इज एनीथिंग फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू अराइज। ये तो पहली बात है। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई है, डेफिनेशन करेक्ट हो गई है आपकी कि एसेट जरूरी नहीं है कि आप ओन ही करते हो, यू कैन बी ओइंग एन एसेट एंड स्टिल यू विल हैव दैट एसेट। आपके पास जरूरी नहीं है हाँ कि ओनरशिप हो, बिना ओनरशिप के भी आपके पास अगर कंट्रोल है उस एसेट का, तो दैट विल बी क्लासिफाइड एज एन एसेट। और जो भी अमाउंट आपने रिमेनिंग पे करनी है बैंक को या फाइनेंसिंग कंपनी को, दैट विल बी सेपरेटली रिकॉर्डेड एज अ लाइबिलिटी और एज अ ऑब्लिगेशन के हाँ भाई ये पैसे मैंने उस फला बैंक को या फला फाइनेंसिंग कंपनी को पे करनी है। अच्छा, यहां तक बात क्लियर है। तो अब जरा हम बात करते हैं कि देखो एसिड दो किस्म के होते हैं। एसिड कितनी कैटेगरीज है? देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ एसिड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड। पहला जो कैटेगरी है दैट इज नोन एज नॉन करंट एसिड। अब दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज रेफर्ड टू एज करंट एसिड्स। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। देखो सबसे पहले अभी जो मैंने आपको काफी सारे रिसोर्सेज के नाम लिए, जरा उन नाम को ना लिख लेते हैं। मैंने आपको सबसे पहले कहा व्हीकल, व्हीकल की एग्जांपल दी। मैंने बोला भाई ये आपकी एक रिसोर्स है, एक एसेट है। देन मैंने आपको बिल्डिंग्स का कहा कि बिल्डिंग्स भी जो है आपके पास वो भी आपकी एक रिसोर्स है, एक एसेट है। देन मैंने आपके मशीनरी और इक्विपमेंट का कहा कि भाई ये भी एक रिसोर्स है, एक एसेट है। एंड देन फिर मैंने आपको कहा कि इवन बैंक में अगर कुछ पैसे पड़े हुए हैं या कैश की फॉर्म में पैसे पड़े हुए हैं, तो वो भी आपकी रिसोर्स है। सिमिलरली आशिफ लेट्स से एज अ बिजनेस मेरे पास कुछ इन्वेंट्री पड़ी है। इन्वेंट्री की डेफिनेशन भी अभी हम देखेंगे, लेकिन इन्वेंट्री मैं अभी समझा देता हूँ आपको। लेट से मेरा बिजनेस अगर मैं कहता हूँ जूते बेचने का है, तो मेरी दुकान में जो जूते पड़े हुए हैं वो मेरी क्या है, वो मेरी इन्वेंट्री है। तो दैट विल अगेन बी क्लासिफाइड एज अ रिसोर्स, क्योंकि उसको बेच के भी मैं फ्यूचर के अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट करूंगा। अब इनको इनको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कैसे किया जाए? तो जब भी आप अकाउंटिंग के अंदर वर्ड देखो ना आशिफ, नॉन करंट का, नॉन करंट का मतलब होता है मोर देन अ ईयर। तो नॉन करंट एसेट वो एसेट है जो कि बिजनेस एक साल से ज्यादा तक इस्तेमाल करेगा। तो अब आपकी गाड़ी हो गई, क्या एक साल से ज्यादा तक इस्तेमाल होगी? जी बिल्कुल, एक साल से ज्यादा तक इस्तेमाल होगी। तो ये क्या हो गया, ये नॉन करंट एसेट हो गया। बिल्डिंग्स, क्या बिल्डिंग्स एक साल के अंदर अंदर इस्तेमाल हो जाएंगी या एक साल से ज्यादा इस्तेमाल होगी? डेफिनेटली एक साल से ज्यादा इस्तेमाल होगी, तो ये भी नॉन करंट एसेट हो गया। आपका मशीनरी और इक्विपमेंट, क्या मशीन एक साल के अंदर अंदर यूटिलाइज हो जाती है? नहीं, मशीन भी एक साल से ज्यादा यूटिलाइज होती है, 2 4 5 7 साल तक इस्तेमाल होती रहती है। तो ये भी आपका नॉन करंट एसेट हो गया। लेकिन बैंक में पड़ा हुआ पैसा या कैश की फॉर्म में पड़ा हुआ पैसा, क्या ये भी एक साल तक बचा के रखोगे? इट्स वेरी अनलाइकली कि नहीं ये आपके पास एक साल तक बचा रहा है। ये तो डे टू डे खर्चे चलाने के लिए तो ये तो खर्च ही हो जाना है। तो जो रिसोर्स विद इन अ ईयर कंज्यूम हो जाए, जैसे कि बैंक में पड़ा हुआ पैसा या कैश की फॉर्म में पड़ा हुआ पैसा, तो वो आपका क्या है, वो आपका करंट एसेट है। सिमिलरली आशिर, अगर मैं इन्वेंट्री की बात करूं, तो क्या इन्वेंट्री को तुम दुकान में एक साल से ज्यादा सजा के रखोगे? तुम तो ये कोशिश करोगे कि आज के आज सारी इन्वेंट्री बिक जाए ताकि मैं नया माल लाके रीस्टॉक करूं और मेरी सेल्स बढ़े। तो इन्वेंट्री भी जो आपकी रिसोर्स है दैट इज अगेन अ करंट एसेट, क्योंकि इसको भी आप एक साल से ज्यादा तक स्टोर नहीं करोगे, बल्कि विद इन अ ईयर इसको बेचकर अपने पास फ्यूचर इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स है वो जनरेट करने की कोशिश करोगे। सो दो किस्म के एसेट्स, पहले टाइप नॉन करंट एसेट, दूसरी टाइप करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच विल बी यूटिलाइज्ड बाय द बिजनेस फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। मैं इसको जरा यहाँ पे लिख भी देता हूँ। यूटिलाइज एनसीए जो होता है, एनसीए नॉन करंट एसेट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर more than one accounting year. So
ये बात भी इम्पोर्टेंट है, व्हाट डज इट मीन बाय मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। तो आप यहाँ पे इस चीज को भी समझ लेना आशिर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो होता है आशिर कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है भाई? कैलेंडर ईयर जो हम सबको पता है कि हम लोग 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं और 31 दिसंबर को हमारा साल खत्म हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि हमारा कैलेंडर ईयर है, जो कि स्टार्ट होता है 1 जन को। लेट्स से अभी 2024 चल रहा है, तो हमारा कैलेंडर ईयर 1 जन 2024 को स्टार्ट हुआ है और अभी मेरे ख्याल से 1 डेढ़ महीने के अंदर 31 दिसंबर 2024 में ये कैलेंडर ईयर एंड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है अकाउंटिंग ईयर, तो हाउ इज अकाउंटिंग ईयर डिफरेंट फ्रॉम अ कैलेंडर ईयर, इसको अभी हम सीख लेते हैं। अब अकाउंटिंग ईयर बिजनेसेस के डिफरेंट होता है। अच्छा, अकाउंटिंग ईयर होते नॉर्मली 12 महीने के ही है, कुछ बिजनेसेस के लिए 18 महीने के होते हैं, लेकिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर एग्जाम हमारे पास अकाउंटिंग ईयर 1 साल का ही होता है, विच इज 12 मंथ। लेकिन ये जरूरी नहीं है आशिर कि वो 12 मंथ हमेशा 1 जनवरी से स्टार्ट हो और 31 दिसंबर को खत्म हो जाए। अब जरा सा हम्म। सुनिएगा, ज्यादातर बिजनेसेस जो आपके ऑपरेट कर रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ द बिजनेसेस, उनका अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? उनका अकाउंटिंग ईयर होता है 1 जून से लेके 1 जून 2024 से लेके 31 जुलाई 31 मई, अगस्त। उल्टा लिख दिया मैंने, 1 जुलाई, 1 जुलाई से लेके 30 जून। ओके। ये ज्यादातर बिजनेसेस का, ये देखो पूरे 12 मंथ्स कवर अप हो गए ना, जुलाई अगस्त हम्म। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने, एंड देन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून फर्दर 6 महीने, तो पूरा 12 मंथ का साइकिल तो कंप्लीट हुआ है। लेकिन इट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम 1 जुलाई एंड इट एंडेड ऑन 30 जून, तो पूरे 12 महीने कवर अप हुए, लेकिन ये 12 महीने डिफरेंट है देन ए नॉर्मल कैलेंडर ईयर। अच्छा, ये हर बिजनेस के लिए नहीं है, ये मेजोरिटी ऑफ द बिजनेसेस के लिए है। अब कुछ बिजनेसेस लाइक बैंक, बैंक्स का जो कैलेंडर ईयर है और जो अकाउंटिंग ईयर है वो दोनों सेम होता है। यानी कि बैंक्स के लिए अकाउंटिंग ईयर कौन सा फॉलो हो रहा था नॉर्मली? बैंक्स के लिए अकाउंटिंग ईयर ये जो हमने लिखा है 1 जनवरी 2024 को इनका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर 2024 को इनका अकाउंटिंग ईयर एंड हो जाता है। अच्छा, अब मैं अगर आशिफ लेट्स से एक एग्जांपल दूं, एक मेरा बिजनेस है और मेरा बिजनेस स्टार्ट किया है मैंने 1 मार्च 2023 को, तो मुझे बता सकते हो उसका अकाउंटिंग ईयर एंड कब होगा? मैंने अगर स्टार्ट 1 मार्च 2023 को किया है, तो अकाउंटिंग ईयर एंड कब होगा? स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर मैंने बता दिया, दिस इज स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग ईयर, और एंड क्या होगा? फरवरी 31st। बिल्कुल, February 31st कह सकते हैं स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग ईयर। वो अलग बात है, February 31st तो 4 सालों में आता है, लेकिन इसको हम लोग आसानी के लिए 28 फरवरी कह देते हैं। बिल्कुल सही है, वरना 31st ऑफ जो भी आपका अगले। अच्छा, और साल कौन सा लिखूंगा आशिफ? 2023 या 2024 या 2025? 2024। 2024 एग्जैक्टली, क्योंकि 12 महीने 1 मार्च 2023 से लेके 28 फरवरी 2024 तक बिजनेस अपने पूरे 12 महीने के ऑपरेशंस कंप्लीट कर लेगा, और जैसे ही उसके 12 महीने के ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाएंगे तो वो डेट कौन सी होगी? वो एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर होगा। हम्म। अच्छा, सवाल के अंदर ना आशर, लेकिन क्या होता है सवालों के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपसे बात करूं, तो सवालों के पर्सपेक्टिव के अंदर आपके पास लिखा हुआ होता है नॉर्मली अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है। अब मैं कहता हूं कि मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है लेट्स से 31 सितंबर 2013, ये मैंने आपको अकाउंटिंग ईयर एंड की डेट दे दी, तो मुझे बता सकते हो ये अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? एंड डेट दे दी है, स्टार्ट डेट आपने बतानी है। ये गिवन होती है, हमें खुद बताना होता खुद बता रही भाई, तो पूछ रहा हूँ, मैंने आपको देखो एंड डेट दे दी है, पहले वाले सवाल में मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर दिया, अब अगले सवाल के अंदर मैंने आपको एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर दे दिया और मैं पूछा मुझे बताओ स्टार्ट कब होगा। सीधा है, जैसे आप इसमें फॉरवर्ड गए थे, 12 महीने आगे गए थे, इस पे आप 12 मंथ्स फॉरवर्ड गए थे क्योंकि आप स्टार्ट से एंड पे जा रहे थे। अब क्योंकि आपके पास एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर दिया हुआ है और आपको स्टार्ट पे जाना है, तो अब आप बैकवर्ड जाओगे। कितने महीने बैकवर्ड जाओगे? सिंपली भाई 12 मंथ्स पीछे जाओगे। तो अगर मैं 12 मंथ्स पीछे चला जाऊं, तो जो महीना 31 सितंबर 2013 को खत्म हो रहा है, 12 मंथ्स पीछे चला है। जाऊं, अक्टूबर आएगा आई थिंक। अक्टूबर की अक्टूबर ना। कौन कौन सी डेट? बिल्कुल सही, फर्स्ट 1 फर्स्ट अक्टूबर। अक्टूबर। और कौन सा साल? हम्म।
2012। परफेक्ट, परफेक्ट, बिल्कुल सही कहा। तो ये आपका काम कभी कभार सवालों के अंदर आपको एनालाइज करना आना चाहिए। सवाल के अंदर नॉर्मली एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर डेट दी हुई होती है, आप जैसी 12 महीने पीछे चले जाओगे आपके पास जो है स्टार्टिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर की डेट निकलकर आ जाएगी। तो एसेट को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ये एक इंपॉर्टेंट बात आ गई तो मैंने एक्सप्लेन कर दी। एसेट को हमने पढ़ा भाई, दो कैटेगरीज क्या है, फर्स्ट वन इज नॉन करंट एसेट, सेकंड वन इज करंट एसेट। नॉन करंट एसेट वो होगा जो कि एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा इस्तेमाल। अब देखो मैंने एक साल नहीं कहा, एक अकाउंटिंग ईयर का। अच्छा भाई, एक अकाउंटिंग ईयर में भी 12 महीने ही है और एक साल के अंदर भी 12 महीने ही है, तो दोनों डेफिनेशन मोर और लेस वैलिड है। बट आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या है। एंड नॉर्मली कुछ केसेस के अंदर, एग्जाम के अंदर वैसे ऐसे केसेस नहीं आते, लेकिन कुछ केसेस के अंदर कुछ कंपनीज और कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर अकाउंटिंग ईयर कभी कभार 18 महीने का भी होता है। तो उसमें वो उस एसेट को नॉन करंट एसेट क्लासिफाई करेंगे जो कि 18 महीने से ज्यादा चले। इस वजह से वी आर राइटिंग मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, और यही प्रोफेशनल डेफिनेशन है कि एनी एसेट और एनी रिसोर्स व्हिच विल बी यूटिलाइज्ड फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर वो आपका नॉन करंट एसेट हो गया। एंड एनी एसेट व्हिच विल बी यूटिलाइज्ड फॉर लेस देन वन अकाउंटिंग ईयर वो आपका करंट एसेट में क्लासिफाई हो जाएगा। सो इज दैट क्लियर आशीष? ये खास तौर पे अकाउंटिंग ईयर एंड और स्टार्ट वाली बात क्लियर हो गई है? हम्म। परफेक्ट। देन इसको जरा नोट से भी देख लेते हैं। नोट्स मैंने आपके साथ शेयर भी कर दिए थे, तो हर क्लास से पहले मैं इंशाल्लाह करता भी रहूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, assets are the resources of the business whether owned or owed। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हमने कर ली हैं कि भाई ओन्ड भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है। दे आर द possessions of the business। देख लो कितनी इंपॉर्टेंट बात की, और मैंने इसकी जगह कौन सा वर्ड आपको बताया था? कंट्रोल का। Because once you possess something you're obviously going to control it। if I possess a particular motor vehicle I will have a control over it। if I possess a particular building I will have a कंट्रोल ओवर इट। तो वो मेरे बिजनेस की क्या क्लासिफाई की जाएगी? वो मेरे बिजनेस की रिसोर्स क्लासिफाई की जाएगी, या मेरे बिजनेस के लिए एसेट क्लासिफाई किया जाएगा। देन देयर आर assets are divided into two categories। The first one is non-current asset and the second one is current asset। Non-current assets are those assets which are used in the course of the business for more than one accounting year। This is not where for more than an accounting period। और accounting period और accounting year से सेम ही बात रेफर की जा रही होती है कि accounting year and accounting period are the 12 months time period जो कि बिजनेस के स्टार्टिंग डेट से लेके उसके 12 महीने के एंड तक होते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल देखी कि भाई अगर एक बिजनेस 1 मार्च को अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो उसका स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग ईयर 1 मार्च 2023 है, तो अल्टीमेटली उसका एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर 28 फरवरी 2024 हो जाएगा। So, non-current assets are those assets which are used in the course of business for more than an accounting period। They comprise of machine, motor vehicle, factories। They are also known as fixed assets। सारी बातें हमने कर दी। Then accounting period usually comprises of 12 months, but in some cases it can be 18 months। ये भी बात हमने ऑलरेडी कर ली, और हमने इनफैक्ट इसकी एग्जांपल भी देख ली कि भाई अगर हमें स्टार्टिंग बता दी जाए, स्टार्टिंग डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर बता दी जाए तो हम एंडिंग कैसे निकालेंगे, या अगर हमें एंडिंग बता दी जाए तो हम स्टार्टिंग को किस तरीके से निकाल सकते हैं। Then current assets are those assets which are used in the course of business for less than an accounting period। Examples are inventory, receivables। receivable की definition मैं भी थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जिसके अंदर आपका कैश की फॉर्म में जो पैसा पड़ा हुआ है, या बैंक की फॉर्म, बैंक के अंदर जो पैसे पड़े हुए वो सबको हम लोग ब्रॉडली कह देते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। दे चेंज देयर फॉर्म कंटिन्यूअसली। इस पे भी अभी हम आ जाते हैं। तो कुछ डेफिनेशन है आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन आई से इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ये कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, गो अहेड विद द अकाउंटिंग, बट उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता इस बात का मतलब क्या है। तो जिसमें से पहली जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है गुड्स की डेफिनेशन। अच्छा, गुड्स क्या होते हैं? अब देखो, गुड्स में अगर आपसे पूछूं, चलो आशीष गुड्स बताओ, गुड्स आपकी नजर में क्या है? जो बिजनेस का एक गुड जो है वो चीज है जो वो ओन करता है या जो सेल भी करेगा। जो ओन भी करता है, सेल भी करता है, ठीक है। तो आशिफ, दूसरी वाली बात ना तुम्हारी बिल्कुल सही है, और पहली वाली बात जो है वो टू सम एक्सटेंट ठीक है, लेकिन अगेन वही बात है ना कि जरूरी नहीं है। अच्छा, पहले समझो गुड्स होते क्या, मैं फिर आपकी बात पे दोबारा आऊंगा। आपकी बात याद रखना जो कही है, ताकि मैं उसको फिर से दोबारा करेक्ट कर सकूं। सबसे पहले गुड्स वो चीजें हैं, या आप कह लेते हैं कि गुड्स आर द आइटम्स जो कि बिजनेस ने खरीदे हैं। क्यों खरीदे हैं? विद एन इंटेंशन टू रीसेल। सो गुड्स आर द आइटम्स which a business has purchased
with an intention of resale. जरा आप इसको resale. elaborate करता हूँ मैं, इस बात को समझना। लेट से आशिर मेरा ही दुकान है कुर्सियों की, मैं डिफरेंट किस्म की कुर्सियां बेचता हूँ, और उसके अंदर मेरे पास ऑफिस वाली कुर्सियां भी हैं, जो रेस्टोरेंट के अंदर कुर्सियां लगती हैं वो भी हैं, ऑल वैरायटीज ऑफ कुर्सियां मेरे पास अवेलेबल है। तो अब मेरे बिजनेस का जो गुड है, क्योंकि मैंने कुर्सियां खरीदी ही बेचने के लिए हैं, तो वो सारी कुर्सियां मेरे लिए क्या क्लासिफाई की जाएगी, वो सारी कुर्सियां मेरे बिजनेस के लिए गुड्स है। लेकिन आशीष जरा सुनिएगा, एक कुर्सी ऐसी है जो कि काउंटर, सेल काउंटर के ऊपर लगी है, जिसपे मैं खुद बैठा हुआ हूँ। एक बड़ी आरामदेह कुर्सी मैंने अपने लिए रखी हुई, क्योंकि मैं पूरा दिन वहां 12 घंटे बैठता हूँ, तो जाहिर सी बात है हिसाब किताब कस्टमर की डीलिंग का सब उसी कुर्सी पे बैठ के करता हूँ। तो क्या वो कुर्सी आशीष जो मैं काउंटर पे रख के बैठा हुआ हूँ, क्या उसको मैं गुड कह सकता हूँ कि ये मेरे बिजनेस का गुड है? नहीं, क्यों नहीं कह not सकता? intended for resale. एग्जैक्टली, दैट इज नॉट इंटेंडेड फॉर रीसेल। तो अब अच्छा, चलें सर ठीक है, इट इज नॉट इंटेंडेड फॉर रीसेल, बात समझ आ रही। तो ये तो मैं उसको गुड नहीं कहूंगा, तो फिर सर मैं कहूंगा क्या? कुछ ना कुछ तो कहना है ना। तो अभी अभी आप पढ़ के आए हो एक चीज जिसका नाम था नॉन करंट एसेट, क्योंकि कुर्सी भी ज्यादातर बिजनेसेस के अंदर साल भर से ज्यादा ही चलती है, ऐसा ही है। तो वो कुर्सी हम्म जिसको आपने बेचने के लिए नहीं रखा हुआ, लेकिन क्या मैं उससे बेनिफिट्स जनरेट कर रहा हूँ? जी बिल्कुल जनरेट कर रहा हूँ भाई, मेरा 8-10 घंटे का बैठना है ही उस कुर्सी के ऊपर, तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, सारी कस्टमर डीलिंग बैठ के उस कुर्सी पे हो रही है, तो ऑब्वियसली कोई भी डील कट होती है तो उसमें उस कुर्सी का भी तो कुछ ना कुछ पार्ट है ना। तो इस वजह हम्म से वो कुर्सी किस में क्लासिफाई हो जाएगी? वो कुर्सी गुड्स में नहीं क्लासिफाई होगी, बल्कि नॉन करंट एसेट के अंदर क्लासिफाई होगी। एक और तो एग्जांपल, goods assets नहीं होते? गुड्स आपके एसेट तो होते हैं, लेकिन समझो इस बात को, गुड्स वो एसेट्स हैं जो कि इंटेंडेड फॉर रीसेल है, एंड दे विल बी हम्म क्लासिफाइड एज अ current करंट asset. एसेट। और जो Okay. कुर्सी मैंने अपने पास रखी हुई है जो कि नॉट इंटेंडेड फॉर रीसेल है, दैट विल बी क्लासिफाइड एज अ नॉन करंट एसेट। समझ रहे हो बात सही है। को? अच्छा, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। अब एक बंदा है, मेरा एक दोस्त है लेट्स से, और उसकी है कंप्यूटर की शॉप या लैपटॉप की शॉप। वो लैपटॉप्स की सेल परचेज का काम करता है, उसके पास 50-60 लैपटॉप, इनफैक्ट उससे लाइक 100-200 लैपटॉप तो उसकी दुकान पे एट अ टाइम पड़े रहते हैं बेचने के लिए। अब एक कस्टमर आया, सुनना जरा सा ठीक है। कस्टमर हम्म आके जो 100 लैपटॉप्स है, वो अच्छा पहले तो मुझे बताओ, वो जो लैपटॉप्स पड़े हुए बेचने के लिए, उनको मैं क्या क्लासिफाई करूंगा, उनको मैं क्या कहूंगा? current assets or goods. गुड्स, मतलब उनको मैं गुड्स कहूंगा, बिकॉज दे आर परचेज विद एन इंटेंशन टू रीसेल। लेकिन एक लैपटॉप हम्म ऐसा पड़ा हुआ है जिसके ऊपर जो है ना, मैं अपनी इनवॉइस बना रहा हूँ, या वो दोस्त मेरा इनवॉइस बना रहा है, या उसके ऊपर वो सब कुछ मॉनिटर कर रहा है, अपना सारा हिसाब किताब मेंटेन कर रहा है, और वो उसने अपने पास लैपटॉप रखा हुआ है बिजनेस दुकान को चलाने के लिए। तो क्या वो लैपटॉप भी गुड्स में क्लासिफाई कर सकता हूँ मैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो रीसेल नहीं होगा। क्योंकि वो इंटेंशन ही नहीं है ना मेरी, इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन। अच्छा, अब जरा सा सुनिएगा, अगर कल को मेरा मूड हो जाए कि यार इस लैपटॉप को भी बेच दो और उसको भी मैं बेचने के लिए लगा दूं, तो क्या अब मैं उसको गुड्स में क्लासिफाई कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकता हूँ। अब कर वो सकते। मेरे लिए गुड्स है, क्योंकि मैं इट इट हैज मेरी अब इंटेंशन है उसको क्या करने की, सेल करने की, और मेरा बिजनेस ही लैपटॉप बेचने का है। तो गुड्स क्या हो गए भाई? सही। गुड्स को देख लेते हैं हम लोग। गुड्स आर दोस थिंग्स इन व्हिच अ बिजनेस ट्रेड्स। यहाँ पे बहुत सिंपल अल्फाजों में लिखा हुआ है, और इसको मैंने आपको थोड़ा डिटेल करके बता दिया। गुड्स आर द आइटम्स व्हिच अ बिजनेस ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड का मतलब परचेज और सेल ही तो होता है। जब भी आप ट्रेड का वर्ड देखो ना, तो उसका मतलब ये कि आप एक चीज खरीद के अगर बेच दो अपना मार्जिन रख के, तो वो ट्रेड हो रही है। तो गुड्स आर ऑल हम्म दोस थिंग्स इन व्हिच अ बिजनेस ट्रेड। और दूसरी जो चीज है जो आपको समझनी है, आप देखो आशिफ, जब आपने मल्टीपल लैपटॉप्स या जिस भी चीज का आपका बिजनेस है, लेट्स से लैपटॉप्स का बिजनेस है, तो आपने मल्टीपल लैपटॉप्स दुकान पे खरीद के रख लिए। अब जरूरी थोड़ी है कि अगर एक साल में मैंने 100 लैपटॉप खरीदे तो मैं पूरे 100 के 100 अकाउंटिंग ईयर के एंड तक बेच दूंगा। भाई हो सकता है कुछ लैपटॉप अकाउंटिंग ईयर के एंड में भी मेरे पास पड़े हो, ना भी क्यों, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? है। अब ये जो गुड्स है आशीष, जो कि अकाउंटिंग ईयर के एंड में बिके हुए नहीं है, और पड़े में खरीदे मैंने इसीलिए थे कि मैं बेचूंगा, लेकिन अभी तक बिके नहीं है, हो सकता है अगले साल बिक जाए। तो ये जो गुड्स है, इनको मैं कहता हूं कि दे आर द इन्वेंट्री ऑफ द बिजनेस। सो इन्वेंट्री इज द स्टॉक ऑफ गुड्स, द गुड्स विच वर बॉट और प्रोड्यूस with an intention of resale but are yet unsold are called inventory. तो गुड्स वो आइटम थे जो कि खरीदे थे इस इरादे से कि मैं बेचूं, और अगर अकाउंटिंग ईयर एंड आ गया और उसमें से कुछ गुड्स अभी तक नहीं बिके हैं, तो जो गुड्स अभी तक नहीं बिके हैं दे विल बी क्लासिफाइड एज इन्वेंट्री। तो आप जब करंट एसेट पे लिखते हो ना, तो यू डोंट राइट गुड्स,
आशिर, यू ऑलवेज राइट व्हाट, यू ऑलवेज राइट इन्वेंट्री। मैंने भी यहाँ पे क्या लिखा था, मैंने भी यहाँ पे इन्वेंट्री लिखा था, लेकिन आपके दिमाग में ये अंडरस्टैंडिंग लाजमी होनी चाहिए कि इन्वेंट्री के अंदर वही गुड्स पड़े हुए जो आपने खरीदे थे, किस वजह से, किस इंटेंशन के साथ कि आप रीसेल करोगे, और अभी तक क्योंकि वो रीसेल नहीं हुआ तो उसको किसमें आपने काउंट कर लिया, इन्वेंट्री में काउंट इन्वेंट्री। कर लिया। तो अगर लेट से मेरे पास अगर अभी 50 लैपटॉप के यूनिट्स पड़े हुए हैं जो फॉर सेल मैंने रखे हुए हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गुड्स है, मैं नॉर्मली जो वर्ड यूज करूंगा मैं कहूंगा कि मेरे पास 50 लैपटॉप्स की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। क्योंकि अगर देखा जाए तो क्या भाई, वो इन्वेंट्री तभी तो इन्वेंट्री बनी क्योंकि वो गुड्स ही थे, मैंने खरीदे, लेकिन वो अभी तक बिके नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम काउंटिंग इट एज अ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री भी क्या है, बिजनेस का करंट एसेट है, क्योंकि बिजनेस की क्या कोशिश होगी, बिजनेस की कोशिश होगी कि इसको जल्दी से जल्दी बेच के अपना प्रॉफिट बुक किया जाए, प्रॉफिट कमाया जाए, सेल्स बढ़ाई जाए और नई इन्वेंट्री को लेके आया जाए। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? सही कह रहा हूँ, बात समझ आ रही है? तो एक एक अकाउंटिंग ईयर गुजरने के बाद वो इन्वेंट्री बनती। नहीं नहीं, एक अकाउंटिंग ईयर गुजरने के बाद कोई इन्वेंट्री नहीं बनती। आपने लेट से परचेज की, ठीक है, परचेज कर लिया आपने 50 लैपटॉप, अब आपके पास आ गए ना, ठीक है। अब अगर, क्योंकि नॉर्मली जो काउंटिंग होती है ना, वो काउंटिंग अकाउंटिंग ईयर एंड पे होती है। अब लेट से मैंने पूरे साल में 100 लैपटॉप खरीदे थे, ठीक है, और अकाउंटिंग ईयर एंड पे सिर्फ 20 लैपटॉप रह गए। तो जो 20 लैपटॉप रह गए वो क्या है, वो मेरी इन्वेंट्री है। जरूरी नहीं है कि पूरा साल गुजरे, हो सकता है भाई जो 20 लैपटॉप मेरे पास पड़े हुए हैं वो मैंने 2 हफ्ते पहले ही मंगवाए, व्हाट अ पॉसिबिलिटी। हो सकता है पहले लेट से मैं 20-20 करके लैपटॉप मंगवा रहा था, मैंने टोटल 100 लैपटॉप्स मंगवाए, 80 जो शुरू में मंगवाए थे वो बिक गए, लास्ट के 20 जो महीने भर पहले मंगवाए हैं वो अकाउंटिंग ईयर एंड में बिके ही नहीं अभी तक, क्योंकि उनको आए हुए इतना टाइम ही नहीं हुआ। बट स्टिल इट वुड बी क्लासिफाइड एज इन्वेंट्री, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर एंड पे जो भी माल, जितने भी गुड्स आपके पास पड़े हुए हैं वो सब आपके गुड्स है, जो कि इस इरादे से खरीदे थे कि इसको भाई रीसेल करेंगे, लेकिन अभी तक बिके नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट विल बी क्लासिफाइड एज अ इन्वेंट्री। तो जरूरी नहीं है कि वो पूरा एक साल उसको गुजरे, क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि आपने लेट्स से अगर 31 दिसंबर को अकाउंटिंग ईयर एंड है और आपने 25 दिसंबर को कुछ लैपटॉप्स मंगवाए, तो इवन जो 25 दिसंबर को आपने लैपटॉप्स मंगवाए 31 दिसंबर को, वो भी एज अ इन्वेंट्री ही काउंट होंगे, क्योंकि वो आपका स्टॉक है ना, वो आपके पास पड़ा हुआ है, किस वजह से कि आप उसको कोशिश करोगे मैं इसको कस्टमर को बेच दूं, ठीक है। सही है। देन इन्वेंट्री के बाद आपके पास जो तीसरी चीज है, दे आर रिसीवेबल्स। अच्छा, गुड्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब रिसीवेबल्स कौन होते हैं? रिसीवेबल मेरा वो कस्टमर है जिसको मैंने क्या बेचे, गुड्स बेचे, और किसके ऊपर बेचे, क्रेडिट के ऊपर बेचे। तो रिसीवेबल्स आर दोस बिजनेसेस टू होम वी हैव गिवन क्रेडिट, to whom we have given credit or to whom we have sold goods on credit. They are divided into two categories. पहला जो बहुत important receivable है, that is referred to as trade receivable. अब trade receivable, the word trade, मैंने अभी आपको बताया ट्रेड का क्या मतलब है, परचेज सेल। किस चीज की परचेज और सेल की बात हो रही है भाई, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। और किसकी परचेज और सेल करूंगा, नॉर्मल अगर मेरा एक बिजनेस है तो मैं क्या खरीद के बेच रहा हूँ, गुड्स ही तो खरीद के बेच रहा हूँ, परचेज एंड हम्म। सेल ऑफ गुड्स। तो ट्रेड रिसीवेबल एज द वर्ड सजेस्ट कि भाई आप क्या कर रहे हो, अब यहाँ पे आप अगेन परचेज एंड सेलिंग के काम में के अंदर इन्वॉल्व हो। तो ट्रेड रिसीवेबल आपका वो कस्टमर होगा जिसको आपने गुड्स बेचे हैं, लेकिन किसके ऊपर, आपने उसको गुड्स बेचे हैं क्रेडिट के ऊपर। तो लेट से मेरा एक कस्टमर आया, मुझसे 500 रुपए के लेट से एक 50,000 रुपए वाला लैपटॉप लेके चला गया क्रेडिट के ऊपर। तो अब वो 50,000 रुपए उसने मुझे कैश नहीं दिया है मैंने, क्योंकि उसको वो लैपटॉप क्रेडिट के ऊपर बेचा है, उधार के ऊपर बेचा है। तो अब वो बंदा जिससे मुझे फ्यूचर के अंदर 50,000 रुपए मिलने हैं, उसको मैं क्या क्लासिफाई करूंगा, ही विल बी डेटर। क्लासिफाइड एज अ ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। और इसको हाँ डेटर, बिल्कुल डेटर भी, लेकिन ऐसे डेटर जो है ना एक पुराना वर्ड है, यू मे सी इट एट प्लेसेस, इस वजह से यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन द वर्ड दैट वी विल बी यूजिंग इज गोइंग टू बी ट्रेड रिसीवेबल। डेटर एक पुराना वर्ड है और इसको अब हम लोग पेपर्स के अंदर इस्तेमाल नहीं करते, इवन पेपर वाले भी, एग्जामिनर भी उसको इस्तेमाल नहीं करता। तो इफ यू सी हम्म। समवेयर के डेटर का वर्ड लिखा हुआ है तो यू शुड नो कि हाँ पे रिसीवेबल की बात हो रही है, क्योंकि पुराने लोग जो है वो आज भी डेटर के नाम से इसको रिकॉर्ड करते हैं और लिखते हैं, सो दैट इज व्हाई इट इज मेंशन्ड। बट अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पर्सपेक्टिव से दिस वर्ड इज ओल्ड, अब हम लोग ट्रेड रिसीवेबल का वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, ये तो पहले टाइप हो गया ना, ट्रेड रिसीवेबल्स आर दोस पीपल टू whom the business have sold goods on credit and they are known as debtors। अब अगर अब जरा सा सुनना सुनिएगा, मेरी जो लैपटॉप की दुकान थी उसके अंदर एक एसी भी लगा हुआ था। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि वो एसी को मैं क्या क्लासिफाई करूंगा, एसेट तो है, इस बारे में तो कोई शक नहीं है ना कि वो एसेट तो है सर, रिसोर्स है, हाँ, दुकान को ठंडा गुड रखा भी हुआ है। नहीं है, इन्वेंट्री भी नहीं है।
हाँ, लेकिन फिर क्या हो गया, जब गुड भी नहीं इन्वेंट्री भी, वो तो जाहिर सी बात है ना, हमने उसको रीसेल के लिए खरीदा ही नहीं है, तो गुड और पर्सनल इन्वेंट्री पर्सनल यूज के लिए वो। पर्सनल यूज के लिए नहीं है, वो दुकान में ही लगा हुआ है, तो वो बिजनेस के लिए यूज के लिए है। अच्छा। और 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल होगा नहीं होगा, होगा। तो क्या हो गया ये एयर नॉन कंडीशनर क्या हो करेंट। जाएगा फिर, नॉन करंट एसेट हो जाएगा। एग्जैक्टली जो जस्ट लाइक अ लैपटॉप जो मैं अपनी सेल्स इनवॉइस बनाने के लिए और बिजनेस मैनेज करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, वो भी बिजनेस का नॉन करंट एसेट था। सिमिलरली जो एसी लगा हुआ है वो भी बिजनेस का नॉन करंट एसेट होगा। इसी तरीके से अगर मैंने कोई लेट से कुछ और उसके अंदर फिक्चर्स वगैरह लगवाए हैं, कुछ दुकान की डेकोरेशन के लिए मैंने कुछ जो है वो पीसेस वगैरह कुछ लगवाए हुए, इस तरीके से कुछ काम करवाया हुआ, कैबिनेट्स वगैरह लगवाए हुए, तो वो भी नॉन करंट एसेट होगा बिजनेस के लिए, जितना भी वो फिक्चर्स एंड फिटिंग्स का काम हुआ होगा। तो अब जो एयर कंडीशनर है ये तो हमें पता चल गया नॉन करंट एसेट है, इस बारे में तो कोई मसला नहीं है। नहीं। अब अगर मेरा एक दोस्त आता है दुकान पे, ठीक है, मेरी दुकान लैपटॉप की, मेरा काम लैपटॉप बेचने का है, मेरी दुकान के अंदर जो गुड्स हैं वो क्या है, वो लैपटॉप है, क्योंकि मेरा बिजनेस लैपटॉप बेचने और खरीदने का है, ठीक हो गया। अब अगर वो बेचारा आता है और कहता है कि यार अफजा भाई मुझे ना नया एसी लेना है, और यार नए एसी बड़े महंगे हो, मतलब मुझे एसी लेना है और नए एसी तो बहुत महंगे हो गए, मैं सोच रहा हूँ कुछ सेकंड हैंड एसी अगर मिल जाए तो मैं ले लूँ। तो मेरी दुकान का लेट से एसी था पुराना, तो मैंने कहा यार ये मेरा एसी पुराना हो गया है, मैं इसको अब वैसे भी चेंज करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि फॉर एक्स वाई जी रीजन मैंने लेट से दुकान बड़ी करनी है, नया एसी लेना है, तो तुम ये मेरा एसी ले जाओ, मुझे तो वैसे भी नया एसी लेना है। तो उसने बोला भाई पता है पैसे कितने हो गए, मैंने बोला यार चुप, मुझे 40,000 रुपये दे देना। अब वो ठहरा मेरा दोस्त, वो एसी उतार के उसी वक्त ले गया और पैसे वैसे उसने मुझे दिए ही नहीं। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ आशिर, क्या ये जो एसी बिका है, क्या ये मेरा गुड था? तो नहीं इसी था। नहीं था, गुड नहीं था, नॉन करंट एसेट था। और क्या ये क्रेडिट पे बिका है? जी बिल्कुल क्रेडिट पे बिका है, क्योंकि वो दोस्त तो पैसे दे के नहीं गया। तो अब वो जो मेरा दोस्त है, क्या मैं उसको ट्रेड रिसीवेबल कह सकता हूँ? तो उसका जवाब है नहीं जी, बिल्कुल भी उसको ट्रेड रिसीवेबल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ था, टू whom we have sold गुड्स। यहाँ पे इस बंदे को तो गुड्स बेचा ही लिया है, इधर उसको तो आपने नॉन करंट एसेट हम्म। बेचा है क्रेडिट के ऊपर, तो फिर इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं जनरल रिसीवेबल, या जो वर्ड मैं अक्सर यूज करता हूँ दैट इज अदर रिसीवेबल, अदर सही। रिसीवेबल्स। तो भाई अगर कोई बंदा, अच्छा ये अब अदर रिसीवेबल से मेरा क्या मुराद है, सिर्फ वो बंदे नहीं है जिनको आपने क्रेडिट के ऊपर नॉन करंट एसेट बेचा है। भाई अगर आपको किसी भी बंदे से पैसे वसूल करने हैं, या आपको किसी भी बंदे से पैसे मिलने हैं, लेकिन उन पैसे मिलने का रीजन ये नहीं है कि आपने उसको क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। उसका रीजन ये हो सकता है कि आपने उसको नॉन करंट एसेट क्रेडिट पे बेच दिया, या लेट से उसका रीजन ये भी हो सकता है कि लेट से आपने जस्ट उसको उधार दिया हुआ और आपने अब उससे उधार वापसी लेना है, कुछ भी रीजन हो। अगर तो ये रीजन नहीं है कि आपने उसको गुड्स तो नहीं बेचे ना, अगर गुड्स बेचे होते क्रेडिट के ऊपर तो वो ट्रेड रिसीवेबल था, लेकिन उसके अलावा कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से आपने उससे पैसे वसूल करने हैं, तो दैट विल बी और दैट पर्सन विल बी क्लासिफाइड एज अ अदर रिसीवेबल। लेकिन हाँ अगर उसको गुड्स बेचे होते और अब उससे पैसे मिल रहे हैं, तो देन दैट पर्सन विल बी क्लासिफाइड एज अ ट्रेड रिसीवेबल। So general receivables are all those people to whom we have lent money or have sold non-current assets on credit, जिसको जिससे भी भाई पैसा मिलना है, लेकिन पैसे मिलने का रीजन ये नहीं है कि मैंने उसको गुड्स बेचे क्रेडिट के ऊपर, तो वो मेरा कौन हो जाएगा आशिर? वो मेरा सिंपली जनरल रिसीवेबल, या मैं उसको अदर रिसीवेबल कह दूंगा। यहां तक कोई मसला? नहीं। अच्छा, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी नो भाई, मैंने आपको अभी समझाया भी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर हमारा बिजनेस के अंदर पड़ा हुआ पैसा, या इवन जो हमारा बैंक के अंदर पैसे पड़े हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? उन सबको हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कहते हैं। मींस कैश और बैंक। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? कैश या फिर बैंक। अब आशिर ये जो आपने 3 वर्ष पढ़े, ये बड़े इंपॉर्टेंट पढ़े हैं। आप अगर अब रियलाइज करो तो आपने एक पूरी साइकिल पढ़ ली है। सर मैंने साइकिल कैसे पढ़ ली? मैंने तो 3 डेफिनेशन पढ़ी है, मैंने तो सिर्फ सीखा गुड्स क्या होता है, गुड्स अगर साल के एंड में बिके नहीं तो उसको इन्वेंट्री कह देते हैं, और क्या कहते हैं अगर गुड्स क्रेडिट पे बिक जाए तो उसको ट्रेड रिसीवेबल कह देते हैं, और ट्रेड रिसीवेबल पैसे देते तो वो कैश हमारे पास आ जाता है। तो आशिर अगर थोड़ा सा सोचो तो ये पूरी साइकिल ही तो हो गई। व्हाट हैपेंस, देखो होता क्या है, होता ये है कि आपके पास सबसे पहले, लेट से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले क्या होता है आपके पास? सबसे पहले लेट से मैं कहता हूँ बिजनेस के पास लेट से अगर इन्वेंट्री है, तो वो क्या करेगा? उस इन्वेंट्री को बेचेगा। और ज्यादातर बिजनेस आज की दुनिया के अंदर, आशिर ये बात याद रखिएगा, क्रेडिट के ऊपर होता है। इवन जो छोटी छोटी दुकानें होती है ना किराने की,
जहाँ पे डबल रोटी वगैरह ये सारी चीजें मिल रही होती है, बहुत छोटी सी भी दुकान होती है, तो वो भी जो डबल रोटी खरीदता है या इवन अंडे खरीदता है वो भी क्रेडिट पे खरीदता है। आपको पता है वो अगर लेट से सुबह 5 बजे जो बंदा आता है ना, तो उसको सुबह सवेरे अंडे तो ले लेता है, उससे जो सामान है वो ले लेता है, और पेमेंट के लिए कहता है कि 2 दिन बाद आना है या अगले दिन आना है या हफ्ते भर बाद आना, जो भी उनकी सेटिंग होती है। तो यहाँ तो बस ये समझाने का ये मतलब है कि इवन डबल रोटी और अंडों का भी जो बिजनेस हो रहा है नीचे दुकान पे, छोटी दुकानों के ऊपर, किराने स्टोर्स के ऊपर, वो भी आपका क्रेडिट के ऊपर हो रहा है। तो जब सबसे पहले क्या काम है भाई, इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री बिकेगी नॉर्मली किस पे बिकेगी, क्रेडिट पे बिकेगी। जब इन्वेंट्री क्रेडिट पे बिकेगी तो इन्वेंट्री पहला पैसा, यहाँ पे ये पूरा कैश फ्लो है, पहला आपका पैसा किधर फंसा हुआ था आशिर, एज ए इन्वेस्टर और एज अ बिजनेसमैन, पहले आपका पैसा फंसा हुआ था इन्वेंट्री में, गुड्स की फॉर्म में। जैसे ही आपने वो इन्वेंट्री बेच दी क्रेडिट के ऊपर, तो आपका पैसा इन्वेंट्री से निकल के किधर चला गया, वो पैसा इन्वेंट्री से निकल के अब ट्रेड रिसीवेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेट से पहले आपके पास इन्वेंट्री थी 50,000 रुपए की, जब 50,000 रुपए की इन्वेंट्री आपने अपने कस्टमर को क्रेडिट पे भेज दी, तो अब आपके पास इन्वेंट्री नहीं बची रही, अब आपको उस कस्टमर से 50,000 रुपए वसूल कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये जो ट्रेड रिसीवेबल है, ये भी हमने क्या पढ़ा था, मैंने अभी यहाँ पे कहा था ना, इसको डिस्कस करते हैं। तो इसी वजह से ये रिसीवेबल भी मेरा क्या है, ये रिसीवेबल भी मेरा करंट एसेट है, क्योंकि मैं उसको 1 साल तक के लिए छोड़ थोड़ी दूंगा। मैं तो भाई जैसी माल बेचूंगा और जो भी हमारा म्यूचुअली एग्रीड टर्म है, लेट्स से मैंने उसको कहा था हफ्ते भर बाद पेमेंट दे देना, तो हफ्ते बाद मैं तो उसको कॉल करने लग जाऊंगा, भाई मेरा पैसे ला के दो। और क्यों पैसे ला के दो भाई, पैसे ला के दो ताकि मैं क्या कर सकूं, अब ट्रेड रिसीवेबल था, लेट से कोई अच्छा बंदा होगा तो वक्त पे पैसे दे देगा, और जब वो वक्त पे चलो, तो पैसे अगर दे, गिवन डेट में नहीं दें तो वो लॉस है? नहीं नहीं नहीं, वो फिर वो पूरी एक कहानी है भाई, गिवन डेट पे ना दे तो क्या होता है, वो पूरा एक टॉपिक है, ये सेकंड बल्कि मोस्ट प्रॉब्ली तो पहले ही टॉपिक हम पढ़ेंगे बैड डेट एंड डाउटफुल डेट का, कि अगर ट्रेड रिसीवेबल को आपने माल बेच दिया और अब वो पैसे टाइम पे नहीं दे रहा तो क्या ट्रीटमेंट है, तो पूरा एक लंबा ओके। ट्रीटमेंट है कि क्या उसने पैसे देने से मना कर दिया है, तो उसमें भी दो किस्म के लोग होते हैं ना, एक जो बोलता है नहीं पैसे दूंगा ही नहीं, दूसरा होता है जो आपकी कॉल उठाता है, आपसे बड़े प्यार से बात करता है, कहते हैं यार भाईजान आशीष भाई आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं बैठा हुआ हूँ ना, दे दूंगा आपके पैसे, भाग थोड़ी रहा हूँ, टेंशन क्यों लेते हैं। तो हम्म। दोनों लोगों का अलग ट्रीटमेंट होता है, वो हम जब टॉपिक करेंगे तब करेंगे। अभी सिंपलिसिटी के लिए पहले पैसे किधर स्टक थे, पहले पैसे स्टक थे इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री जैसी बिकी पैसे स्टक होकर ट्रेड रिसीवेबल के हाथ में, और ट्रेड रिसीवेबल ने अगर नेट से टाइम पे पैसे दे दिए या पैसे दे दिए, तो पैसे किधर कन्वर्ट हो गए, कैश की फॉर्म में। उस कैश को मैं क्या करूंगा, घर थोड़ी ले जाऊंगा, मैं कारोबार चला रहा हूँ, उस कैश से दोबारा इन्वेंट्री खरीदूंगा ताकि दोबारा बेच सकूं। तो बिजनेस चलाने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जिस बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री होती है, आपको क्या लगता है बिजनेस से पैसे क्या, बिजनेस ने माल बेचा और वो सारे पैसे ओनर घर लेके चला जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, वो सारे पैसे की दोबारा, मोस्ट ऑफ द टाइम सारे पैसे की दोबारा से इन्वेंट्री आ जाती है, और दोबारा से उसको सेल करके ट्रेड रिसीवेबल में कन्वर्ट करता है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये बेसिकली पूरी साइकिल है। पहले पैसे स्टक थे इन्वेंट्री के अंदर, इन्वेंट्री से जैसे ही आपने माल बेचा, यहाँ पे क्या हो गई, सेल हो गई, क्रेडिट के ऊपर मोस्ट प्रॉब्ली होती है, तो क्रेडिट के ऊपर सेल हो गई, तो पैसा अब आपका किसके पास स्टक हो गया, ट्रेड रिसीवेबल के पास स्टक हो गया, और जैसे ही उस हम्म। ट्रेड रिसीवेबल ने आपको पैसे दे दिया, आपके पास कैश आ गया, लेकिन आप कैश घर नहीं लेके जाओगे, आप कैश से दोबारा इन्वेंट्री खरीद के इस साइकिल को दोबारा चलाओगे। अच्छा, ये जो तीन आपने करंट एसेट्स पढ़े हैं ना, ये आपको इसी फॉर्म में याद होने चाहिए, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, तो ज्यादा ट्रेड रिसीवेबल हम लोग लिखते हैं जिसको हम माल गुड्स बेच रहे हैं क्रेडिट के ऊपर, और फिर हम्म। लास्ट में कैश। ये आपको इसी तरीके से याद होने चाहिए। क्यों सर इसी तरीके से क्यों याद होने चाहिए, ये इस तरीके से इस वजह से याद होने चाहिए बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स एन ऑर्डर। किस चीज का ऑर्डर सर, दिस रिप्रेजेंट्स लिक्विडिटी ऑर्डर। लिक्विडिटी क्या होती है सर, अब ये तो बताएं, लिक्विडिटी आपकी, यहाँ पे लिख देता हूँ, लिक्विडिटी is the ability of the business to convert its assets into cash. So liquidity is the ability हम्म। of the business to convert its assets into cash. तो मुझे बताओ आशीष, जब पैसे इन्वेंट्री की फॉर्म में फंसे हुए थे, तो उनको कैश आउट कराना ज्यादा मुश्किल है, या जब वो पैसे ट्रेड रिसीवल के पास आ गए तब उसको कैश आउट कराना ज्यादा मुश्किल है, या जब वो कैश की फॉर्म में पड़ा हुआ है तो उसको कैश आउट कराना ज्यादा मुश्किल है। तो भाई कैश की फॉर्म में या बैंक में पड़ा हुआ है तो वो सबसे, उसको हम कहते हैं मोस्ट लिक्विड फॉर्म।
आप जैसे ही चाहो उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मेरे पास कैश की फॉर्म में पैसे पड़े हुए मैं जहां चाहूँ उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। इवन अगर बैंक में भी पड़े हुए हैं तो मैं जब चाहूँ बैंक से पैसे निकाल के उसको जहां चाहूँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन आशिर हम्म। अगर पैसे इन्वेंट्री की फॉर्म में पड़े हुए हैं तो उसको हम कहते हैं कि इन्वेंट्री की लिक्विडिटी ना कम है। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री देखो, अगर मेरे पास कुछ माल पड़ा हुआ है 5 लाख रुपए इन्वेंट्री की फॉर्म में पड़े हुए हैं, तो अब पहले मैं इन्वेंट्री के लिए को बेचने के लिए कस्टमर ढूंढूं। कस्टमर को मैं नॉर्मली क्रेडिट के ऊपर गुड बेचूंगा, फिर उसको गुड बेचने में 5 दिन लग जाएंगे, 5 दिन गुड बेचने में लगेंगे, और फिर लेट से मैं उसको क्रेडिट टाइम पीरियड लेट से अगर हफ्ते भर का भी देता हूँ तो 7 दिन उसको मुझे दोबारा पेमेंट करने में लग जाएंगे। तो इन्वेंट्री से पैसे को निकाल के कैश में लेके आने का जो टाइम पीरियड है वो लंबा है। अगर मैं इसको कंपेयर कराऊं कि भाई ट्रेड रिसीवल के पास पैसे पड़े हुए हैं, तो ट्रेड रिसीवल से तो अब बस मुझे वसूल करना है ना, वो मेरे ऊपर मैं कैसे वसूल कर लेता हूँ। लेकिन ये उतना लंबा नहीं होगा जितना लंबा काम पहले इन्वेंट्री को बेचो, बेचने का टाइम अलग लगेगा, फिर ट्रेड रिसीवल से पैसे वसूल करो, वो वसूल करने का टाइम अलग लगेगा। तो ये जो ऑर्डर है ना, इस ऑर्डर को हम कहते हैं लिक्विडिटी ऑर्डर। मैंने लिखा है फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, फ्रॉम सही है। लोएस्ट टू हाईएस्ट। सबसे लीस्ट लिक्विड क्या है आपके पास? इन्वेंट्री है। और सबसे हाईएस्ट लिक्विड आपके पास क्या एसेट है कि अगर आपके पास कैश में पैसा पड़ा हुआ हो या लेट से आपके पास बैंक में पैसा पड़ा हुआ हो तो वो हाईएस्ट लिक्विडिटी में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आप ये उसको वैरी कर ईजिली। सकते हैं। ये वेरी से मुराद क्या मतलब आपका? मतलब अगर इन्वेंट्री को आप कैश पे सेल करो। इन्वेंट्री को अगर आप कैश पे सेल कर दो तब भी इन्वेंट्री आपकी लीस्ट लिक्विड है, क्योंकि आपको अगर इन्वेंट्री कैश पे सेल करनी है ना तो आपको और ज्यादा टाइम लगेगा। क्रेडिट पे तो माल खरीदने के लिए फिर बंदे तैयार होंगे, क्यों? क्योंकि बोलेंगे अच्छा यार मुझे माल दे दो, मैं हफ्ते भर में बेच के तुम्हें भी पैसे दे दूंगा, कुछ पैसे मैं भी कमा लूंगा। कैश में माल खरीदने के लिए तो आपको लोगों के बकायदा जो इकोनॉमी टू इकोनॉमी डिपेंड करता है, लेकिन और आपके कुछ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करते हैं, लेकिन कैश पे गुड्स बेचना तो आज के जमाने में बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ, अगर आप बहुत वेल स्टेब्लिश कंपनी हो, आपका बड़ा नाम है, तो आप सीधे कैश पे भी बेच सकते हो, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। और अगर हो भी रहा है तो स्टिल इन्वेंट्री आपकी अभी भी लीस्ट लिक्विड ही है। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री को बेचने में अभी भी आपको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू कि आप ट्रेड रिसीवल से पैसे कलेक्ट करना चाहो या आपके पास बैंक में पैसे पड़े हो, तो आप फौरन उस पैसे को कभी भी जब चाहो इस्तेमाल कर सकते हो ना। ट्रेड ट्रेड रिसीवल के पास भी अगर आपके पैसे पड़े हैं तो आप उसको कॉल कर करके उसकी जान खा के उसको बोलो कि भाई मुझे मेरे पैसे लाके वापसी करो। तो ये ऑर्डर वेरी नहीं करता। इन्वेंट्री आपकी हमेशा लोएस्ट लिक्विडिटी कंसीडर की जाती है, और आपका उसके बाद ट्रेड रिसीवल आता है, एंड देन जो मोस्ट लिक्विड आपका एसेट कंसीडर किया जाता है वो कैश कंसीडर किया जाता है, या बैंक में पैसा पड़ा हुआ पैसा कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आप उसको जब चाहो जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सही इज सही। दैट क्लियर? तो आज हमने देखो यस। क्या चीजें पढ़ी है। अभी अब तक हम लोगों ने एसिड्स के बारे में पढ़ा है, अभी तक हमारी डिस्कशन एसिड्स पे थी, और यहाँ पे हमारी डिस्कशन एसिड्स को लेके खत्म हो गई।